नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहां गुरुवार को 44,667 संक्रमितों की पहचान हुई। भारत में भी मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन को लेकर जल्द ही ट्रायल शुरू हो सकता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की विधायकों के साथ 2 दिन की 1-to-1 रायशुमारी के बाद शाम को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने डिनर दिया। आईसीएमआर ने ही राजस्थान में हर 4 में से 3 लोगों में कोरोना एंटीबॉडी की बात कही, लेकिन एक्सपर्ट इसे तकनीकी रूप से सही नहीं मान रहे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर एयरपोर्ट पर वीआईपी सुविधा लेने वाले पर एरोड्रम थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहां गुरुवार को 44,667 संक्रमितों की पहचान हुई। 42,107 मरीज ठीक हुए और 539 लोगों की मौत हुई। देश में नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं केरल में कोरोना के आंकड़े अब डराने वाले हैं। यहां बीते 3 दिन से रोजाना 22,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 22,064 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा देश में आए नए केस का लगभग आधा है। इससे पहले यहां 27 जुलाई को 22,129 और 28 जुलाई को 22,056 केस आए थे। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। भारत में भी मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन को लेकर जल्द ही ट्रायल शुरू हो सकता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ने दोनों वैक्सीन के इंटरचेंजेबिलिटी स्टडी प्रोटोकॉल के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से मंजूरी के लिए आवेदन किया है। एसईसी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और एडेनोवायरस इंट्राजेनल वैक्सीन के इंटरचेंजेबिलिटी स्टडी प्रोटोकॉल का ट्रायल मंजूर करने की भी सिफारिश की है। हालांकि कमेटी ने भारत बायोटेक से अपने स्टडी टाइटल से इंटरचेंजेबिलिटी शब्द हटाकर रिवाइज्ड प्रोटोकॉल देने का निर्देश दिया है। इस स्टडी से यह जानने में मदद मिलेगी कि क्या किसी व्यक्ति को 2 अलग-अलग वैक्सीन के डोज दिए जा सकते हैं, यानी पहला डोज कोविशील्ड का और दूसरा डोज कोवैक्सीन का देकर वैक्सीन के दोनों खुराक पूरे किए जा सकते हैं या नहीं। एक्सपर्ट टीम ने बायोलॉजिकल ई से 5 से 17 साल के एज ग्रुप को वैक्सीन देने से संबंधित सेफ्टी डेटा भी मांगा है। टीम ने एक खुराक के बाद इम्यूनोजेनेसिटी डेटा को लेकर भी चर्चा की। बायोलॉजिकल ई ने फेज 2 और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर एप्लीकेशन दे दी थी। कंपनी से कहा गया कि वह एडल्ट्स पर किए गए ट्रायल से सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी के डेटा को सीडीएससीओ को सौंपे। एक अन्य आधिकारिक सूत्र ने कहा कि अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को अनुमति देने पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन फर्म ने अपना प्रपोजल वापस ले लिया। कंपनी ने तीसरे फेज में 2 एज ग्रुप के 600 लोगों पर अपनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर आवेदन किया था। इनमें 18 से 49 और 60 के ऊपर के लोग शामिल थे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की विधायकों के साथ 2 दिन की 1-to-1 रायशुमारी के बाद शाम को सीएम आवास पर
मुख्यमंत्री ने डिनर दिया। डिनर से पहले सीएम निवास पर कांग्रेस और समर्थक विधायक दल की बैठक में फिर एकजुटता की बात दोहराई गई। विधायकों को खुश करने के लिए कोरोना काल में वैक्सीनेशन के लिए एमएलए फंड से 3 करोड़ रुपए काटने के प्रावधान को वापस लेने की घोषणा की गई। अब विधायक फंड का पूरा 5 करोड़ विधायकों की सिफारिश पर ही खर्च होगा। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सब विधायक पुरानी बातों को भूलकर मिलजुल एकजुटता से आगे बढ़ें। विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप मांगते मांगते थक जाएंगे और मैं देते देते थकूंगा नहीं। हमने पहले भी खूब विकास किया है, आगे भी ये गति बरकरार रहेगी। हमारी एक ही कमी रह जाती है, हमारे अच्छे कामों को जनता तक नहीं पहुंचा पाते। हर विधायक अपने क्षेत्र में विकास के कामों की डायरेक्टरी छपवाएं और उसे जनता में बांटे ताकि सबको पता चले। गहलोत ने कहा कि विधायकों के 3 माह के कामकाज का परफॉर्मेंस कार्ड बनेगा, इसे हाईकमान के पास भेजा जाएगा। आईसीएमआर ने भले ही राजस्थान में हर 4 में से 3 लोगों में कोरोना एंटीबॉडी की बात कही हो, लेकिन एक्सपर्ट इसे तकनीकी रूप से सही नहीं मान रहे। वजह यह है कि 8 करोड़ की जनसंख्या में महज 1261 लोगों पर ही ये सर्वे किया गया। ऐसे में रिपोर्ट को तथ्यात्मक नहीं माना जा रहा। न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों से भी बहुत कम ही लोगों पर सर्वे किया गया और रिपोर्ट बनाई गई है। सामने आया है कि पूरे देश के तकरीबन 36,227 लोगों पर ही सीरो सर्वे किया गया। हालांकि आईसीएमआर ने सभी राज्यों को सीरो सर्वे के निर्देश दिए हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दे देने से रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान लग गए हैं। आईसीएमआर ने जिन लोगों पर सर्वे किया है उसकी भी कोई बड़ी जानकारी नहीं है। क्या ये लोग वैक्सीनेटेड हैं? किस आयु वर्ग के लोग हैं? क्या उसमें बच्चे शामिल हैं? जिन लोगों को सर्वे में लिया गया है क्या उन्हें कोरोना हुआ? यदि किसी को हुआ तो उसकी फैमिली में किसे हुआ या किसे नहीं, वे किससे एक्सपोज हुए, ये सब रिपोर्ट में नहीं है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आईसीएमआर ने प्रदेश के 8 करोड़ लोगों में 1261 लोगों पर ही सर्वे किया। अब सीरो सर्वे के बाद हकीकत सामने आ सकेगी, लेकिन 3 से 4 में एंटीबॉडी के मैसेज के बाद लोग कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे, जबकि कोरोना से बचाव के लिए यह बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर एयरपोर्ट पर वीआईपी सुविधा लेने वाले एक एरोड्रम थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार वीआईपी सुविधा लेने के लिए आरोपी मंत्री अमित शाह का नाम लिया करता था। एरोड्रम थाना टीआई राहुल शर्मा के मुताबिक टर्मिनल मैनेजर ने शिकायत दर्ज करवाई है। इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 11 महीने से पुनीत शाह नाम का व्यक्ति खुद को गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर वीआईपी सुविधा लिया करता था। मामला खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा तो पता चला कि पुनीत गृह मंत्री का रिश्तेदार नहीं है। पुनीत मुंबई का बड़ा कारोबारी है। उन्होंने बताया कि इंदौर से मुंबई जाते वक्त वह तत्कालीन डायरेक्टर आर्यमा सान्याल से वीआईपी सुविधा लेता था। मामला खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा तो पता चला कि पुनीत गृह मंत्री का रिश्तेदार नहीं है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के पास अभी केवल पुनीत का मोबाइल नंबर और नाम है। पुनीत ऐसा क्यों करता था इसकी जानकारी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस अब मामला दर्ज होने के बाद आगे की जांच करेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट के साथ ही कॉलेजों में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रवेश की तैयारी भी शुरू हो गई है। कोविड के बीच मेरिट तय करने के नए फॉर्मूले को कॉलेज एडमिशन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि किसी भी छात्र को फेल नहीं किए जाने की वजह से इस बार कॉलेजों में रिकॉर्ड एडमिशन होंगे। पिछले साल इंदौर में 49% कम प्रवेश थे। प्राचार्य और शिक्षाविदों का अनुमान है कि इस बार नए फॉर्मूले से मेरिट के कारण कई कोर्स में कट ऑफ में बदलाव हो सकता है। होलकर साइंस कॉलेज में बीएससी पीसीएस जैसे कोर्स का कट ऑफ 93% था। इस बार भी वही रहने की संभावना है, जबकि जीएसीसी यानी गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में बीए का कट ऑफ 77% तक पहुंच गया था। वह भी इतना ही रहने की संभावना है। वहीं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एलएलबी का 73% और बीए एलएलबी का 74% के आसपास था। यह बढ़ने की संभावना है। बीबीए में कट ऑफ 73 से 75% होता है। इस बार भी सरकारी कॉलेजों में वही रहने की संभावना है। बाकी बीकॉम में 71 से 72, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में 79 से 91 और अन्य कॉम्बिनेशन कोर्स में 86 से 90% तक रहने की संभावना है। इस साल रिकॉर्ड एडमिशन की संभावना के बीच सरकारी कॉलेजों को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि होलकर साइंस कॉलेज ने इस साल 1610 सीटों का इजाफा किया था। यह किसी एक कॉलेज में कुल सीटों के बराबर थी। कॉलेज में यूजी फर्स्ट ईयर में 1310 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि पीजी में 300 सीटें बढ़ाई गई थीं। वर्तमान में फर्स्ट ईयर की कुल 3850 तथा पीजी में 700 सीटें हैं। इसके अलावा अन्य सेमेस्टर की करीब 3000 सीटें हैं। कॉलेज में बीएससी, पीसीएम, बायोटेक्नोलॉजी, बीसीए सहित यूजी के 30 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 12वीं और 27 जुलाई से 11वीं की क्लास लगना शुरू हो गई। 11वीं और 12वीं की क्लास 50% क्षमता के साथ सप्ताह में 2-2 दिन लगनी है। ऐसे में एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन क्लास में आ सकेगा। पेरेंट्स का तर्क है कि एक दिन स्कूल खुलने से छात्रों का कोई फायदा नहीं है। उन्हें पूरी फीस और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च अलग उठाने पड़ रहे हैं। एक छात्र की एक सप्ताह में एक दिन आने के सवाल पर किसी के पास ठोस तर्क नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तो सवालों से बचते नजर आए, जबकि अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को स्कूल आने की आदत हो जाए। एक दिन बुलाने से कोरोना की चेन नहीं बन पाएगी, इस कारण ये निर्णय लिया गया है। आयुक्त जयश्री कियावत ने कहा कि सबको पता है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इसी कारण एक क्लास सप्ताह में 2 दिन लगा रहे हैं। इससे कोरोना की चेन न बने। 11वीं और 12वीं की क्लास को 2-2 दिन लगा रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना कम होता जाएगा वैसे वैसे क्लास शुरू होंगी। कब तक पूरी तरह क्लास लगेंगे यह अभी नहीं कह सकते। हम 5 अगस्त से 10वीं और 9वीं की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। यह सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन लगेगी। मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश में पहला डोज लगवाने के लिए कोवैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। दूसरा डोज लगवाने वाले भी परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सप्लाई को देखते हुए कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। प्रदेश में लंबे समय से कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। राजधानी में कोवैक्सीन का पिछले 1 महीने से पहला डोज नहीं लग रहा। वहीं इंदौर में तो दूसरा डोज लगवाने के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। यही स्थिति अधिकतर जगह बनी हुई है। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि जुलाई में कोवैक्सीन की आपूर्ति मांग के अनुसार होना था। गुजरात के अंकलेश्वर और साउथ में कोवैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होना था। यह प्रोडक्शन शुरू नहीं होने से आपूर्ति के अनुसार मांग नहीं हो पा रही। हैदराबाद से हो रहे
वैक्सीन का प्रोडक्शन देश भर की मांग के अनुसार पर्याप्त नहीं है। यही कारण है प्रदेश में कोवैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को बैठक बुलाई थी। इसके बाद खंडवा लोकसभा सीट पर पेच फंस गया है। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने यहां से पत्नी के लिए दावेदारी जताकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूर्व मंत्री अरुण यादव यहां से टिकट मिलना तय मान रहे हैं। यही वजह है कि वे पिछले कई दिनों से लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ के बयान से साफ हो गया है कि अरुण यादव की दावेदारी फिलहाल पक्की नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनावों में उम्मीदवारों के चयन का आधार सर्वे रिपोर्ट होगा। यही मांग बैठक में शेरा ने रख दी है। इससे नाराज अरुण यादव बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक बैठक के लिए विशेष रूप से दिल्ली से भोपाल आए थे। निर्दलीय विधायक शेरा ने दावा किया है कि खंडवा सीट पर यदि कोई सर्वे होता है तो उनकी पत्नी के पक्ष में जिताऊ रिपोर्ट आएगी। ऐसे में पार्टी को उनकी पत्नी को टिकट देना चाहिए। जोधपुर की बासनी पुलिस ने सीएसटी टीम पर जानलेवा हमला और लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। बासनी थाने की एसआई सुनीता डूडी ने बताया कि 19 जुलाई की रात को सीएसटी टीम के प्रभारी अनिल यादव अपनी टीम के साथ एक बायोडीजल की सूचना पर सांगरिया स्थित साउओं की ढाणी पर दबिश देने गए थे। सादा वर्दी में पहुंची सीएसटी टीम पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला करने के साथ लूटपाट मचाई थी। इससे 2 कांस्टेबल भी चोटिल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना में सीएसटी टीम के प्रभारी अनिल यादव की तरफ से बासनी थाने में हत्या प्रयास लूट में केस दर्ज कराया गया था। एसआई सुनीता डूडी ने बताया कि घटना में नामजद 2 आरोपियों साउओं की ढाणी सांगरिया निवासी दीपाराम पुत्र कालूराम जाट एवं तनावड़ा कुड़ी निवासी सोहन लाल पुत्र छैलाराम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों रात में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में 2 पुलिसकर्मी को फ्री का आम खाना महंगा पड़ गया। ठेले वाले से फ्री में आम लेने के बाद वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद डीसीपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को लाइन हाजिर किया और 17 सीसी का भी नोटिस थमा दिया। यह मामला 15 जुलाई का है। रातानाडा पोलो मैदान के पास एक फल वाला ठेले पर आम बेच रहा था। वहां ड्यूटी दे रही पुलिस की चेतक गाड़ी आई और ठेले के पास रुकी। उसमें बैठे पुलिस कर्मियों ने ठेला चालक से आम मांगे तो उसने 1 किलो आम पुलिस कर्मियों को दे दिए। आम लेकर चेतक रवाना हो गई और ठेले चालक देखते रह गए। इस पर वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना दिया। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने ठेला संचालक से बात कर पूरी जानकारी ली, जिसमें ठेला संचालक ने बताया कि 60 रुपए के आम बिना पैसे दिए लेकर चले गए। यह बात भी वीडियो में स्पष्ट होने से लोगों ने जमकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वायरल वीडियो पर डीसीपी ने कार्रवाई कर दी। एडीसीपी भागचंद मीणा ने बताया कि हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह और कांस्टेबल राम भजन को लाइन हाजिर किया गया है और 17 सीसी नोटिस दिया गया है। मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटों में पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट किया है। राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिण बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और नालंदा में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आम लोगों से खराब मौसम में सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग ने मानसून की सक्रियता को लेकर रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ट्रफ रेखा की वजह से 48 घंटों के दौरान बिहार के उत्तर हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पटना, गया, बेगूसराय, जहानाबाद सहित बिहार के दक्षिण हिस्से में स्थित 16 जिलों में 30 mm तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज हवा के साथ वज्रपात और 60 mm तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कल के बने कम दबाव का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल एवं तटीय हिस्सों में था, वह अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की ओर बढ़ रहा है। वहीं मौसम ट्रफ समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, प्रयागराज, डेल्टा और तटीय बांग्लादेश के रास्ते से गुजर रहा है। बिहार पुलिस बेलगाम हो गई है। कब कहां किसे पीट दे कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी गलती पर लोगों को अपराधियों की तरह पीटा जा रहा है। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के पास 3 युवकों को पुलिस ने अपराधियों की तरह पीटा। IGIMS में भर्ती मरीज को पैसा देने जा रहा युवकों को गलती इतनी थी कि वह ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे। वह चालान भरने को तैयार थे, लेकिन पुलिस दबदबा बनाने के लिए पिटाई की। पुलिस को मानवाधिकार का भी डर नहीं, वह बीच सड़क पर डंडे बरसाती है। मधेपुरा के रहने वाले प्रवेश ठाकुर का कहना है कि उनका भाई का IGIMS में ऑपरेशन हुआ है। वह वार्ड 3 में भर्ती है। प्रवेश अपने भाई राजीव ठाकुर के साथ अस्पताल पैसा देने गया था। किसी रिश्तेदार से पैसा लेना था। वह उन्हें लेकर ATM और फिर इनकम टैक्स चौराहे की तरफ से वापस IGIMS की तरफ जा रहे थे। धूप के कारण वह जिनसे पैसा लेने के लिए बाइक पर बैठा और हाईकोर्ट की तरफ बढ़े। प्रवेश ठाकुर का कहना है कि वह हाईकोर्ट के पास पहुंचे तो चेकिंग चल रही थी। वह पुलिस को देख बाइक से उतर गए और एक अधिकारी के कहने पर चालान करने को तैयार हो गए, लेकिन सब इंस्पेक्टर लव कुमार सिंह ने दबदबा बनाने के लिए लाठी मारना शुरू कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। पीड़ित प्रवेश ठाकुर और राजीव ठाकुर का कहना है कि पुलिस का काम ये नहीं है कि वह पिटाई करे। वह इस मामले की शिकायत मानवाधिकार आयोग और DGP तक ले जाएंगे। उनका आरोप है कि वह चालान भरने को तैयार थे, इसके बाद भी पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। आरोप है कि दारोगा लव कुमार सिंह बिना कुछ जाने सुने ही लाठी बरसाना शुरू कर दिया। वहीं गंदी गंदी गाली देने के साथ ही लाठी से पिटाई भी की। वीडियो बनाने वाले युवक से भी दारोगा लव कुमार ने अभद्रता की और गंदी गंदी गाली दी। मोबाइल भी छीन लिया। बाद में वीडियो डिलीट कर मोबाइल वापस किया गया। पुलिस की गुंडई के बाद डिलीट कराया गया वीडियो जुगाड़ से रिस्टोर हो गया, जिसमें पुलिस के दारोगा लव कुमार सिंह की गुंडागर्दी साफ दिख रही है। गोरमी में 4 लोगों ने शादी के नाम पर दिव्यांग से 90,000 रुपए ठग लिए। गिरोह में महिला भी शामिल है। आरोपियों ने रुपए लेकर शादीशुदा महिला से विवाह करवा दिया। फेरे, वरमाला और आशीर्वाद जैसे सभी रस्में हुई। महिला शादी वाली रात ही दुल्हन के जोड़े में छत के रास्ते कूदकर भाग गई। बाहर सड़क पर पुलिस मिल गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कचनार रोड वार्ड क्रम 3 में रहने वाले सोनू पुत्र रमेश जैन एक पैर से दिव्यांग है। इस कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसके दूसरे भाइयों की गृहस्थी बस गई थी। सोनू अब तक कुंवारा था। सोनू का संपर्क ग्वालियर में समाधिया कॉलोनी के रहने वाले उदल खटीक से हुआ। उदल ने शादी के लिए 1 लाख रुपए खर्च आने की बात कही। मोल भाव के बाद 90,000 रुपए में सौदा तय हुआ।
27 जुलाई को उदल 3 साथी जितेंद्र रत्नाकर निवासी जनकगंज, अरुण खटीक और एक अन्य के साथ आए। इस दौरान वे 40 वर्षीय महिला अनीता को भी लाए। उदल 90,000 रुपए लेकर चला गया। वहीं अनीता और 2 साथी वहीं रुक गए। इसके बाद दिन भर गाना बजाना चला। शादी की रस्में पूरी गई। दोनों की शादी कर दी गई। अनीता ने जितेंद्र को अपना भाई और अरुण को रिश्तेदार बताया। दोनों ने कहा कि हमें रात में रुकना है, सुबह चले जाएंगे। उन्होंने घर के बाहर सोने की इच्छा जताई। रात करीब 12 बजे अनीता ने सोनू से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छत पर जाना चाहती हूँ। यह कहकर वो छत पर चली गई और इस दौरान सभी लोग सो रहे थे। अनीता छत के रास्ते टीन की चादर पर कूदकर उतरने लगी। वह नीचे सो रहे 2 साथियों के साथ भागने की फिराक में थी। इसी दौरान गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में अनीता ने पुलिस को बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। उसने पति से तलाक ले लिया है। उसका 15 साल का बेटा भी है। उसे एक दिन की दुल्हन बनने के 5,000 रुपए में सौदा हुआ था। 5,000 मिलने की बात आरोपी जितेंद्र और अरुण द्वारा भी बताई गई। थाना प्रभारी मनोज राजपूत का कहना है कि गिरोह के 2 युवक और महिला को पकड़ लिया है। 2 आरोपी फरार हैं। उदल मास्टरमाइंड भी फरार है। दो सगी बहनों ने 8वीं की एक ही मार्कशीट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी हासिल कर ली। दोनों एक ही नाम से नौकरी भी कर रही हैं। जब एक ग्रामीण मधुसूदन शर्मा निवासी गैपरा ने शिकायत की, तब मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद मार्कशीट किसकी सही है, किसकी गलत, यह पता लगाने में अफसरों के पसीने छूट गए। अंततः दोनों बहनों की मां ने अपने बयान में खुलासा किया कि बड़ी बेटी का नाम अनुपमा और छोटी बेटी का नाम रेखा है और रेखा की मार्कशीट पर ही दोनों ने नौकरी हासिल की है। जांच के बाद एसडीएम जौरा सुरेश बहरदिया ने एसपी ललित शाक्यवार को चिट्ठी लिखकर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। एक ही अंक सूची पर 2 बहनों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी हासिल करने की शिकायत पर 16 मई 2020 को जांच शुरू की गई थी। जब दोनों बहनों के बयान दर्ज किए गए तो दोनों कहने लगी कि मैं ही असली रेखा शर्मा हूं। इसके बाद दोनों की मां प्रेमलता पत्नी को पूछताछ की तो मां ने बताया कि शंकरपुरा में नौकरी कर रही छोटी बेटी ही असली रेखा शर्मा है। पचोखरा में नौकरी कर रही बेटी बड़ी है और उसका असली नाम अनुपमा है। इसके बाद अन्य दस्तावेज की जांच की गई तो हकीकत सामने आई। इस पूरे मामले की जांच पूरी हो चुकी है। एसडीएम सुरेश बहरदिया ने एफआईआर कराने के लिए एसपी को पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक दोनों में से किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया गया। अभी भी दोनों रिकॉर्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और अपनी अपनी पदस्थापना वाली जगह पर नौकरी कर रही हैं। जांच के बाद एसडीएम सुरेश बहरदिया ने एसपी ललित शाक्यावर को पत्र लिखकर कहा कि कूट रचित दस्तावेज से दोनों बहनों द्वारा नौकरी हासिल की गई। इससे शासन को गुमराह करने की मंशा सिद्ध हो गई। इसीलिए दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।